गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, ग्रामर। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। सभी जानते हैं, बचपन से नर्सरी से आप हिंदी पढ़ रहे हैं कि जब हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क होता क्या है, विराम चिन्ह होता क्या है और इसे कब, कैसे और क्यों प्रयोग करते हैं। ये 3 बातें होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विराम चिन्ह आखिर होता क्या है। तो विराम चिन्ह, विराम मतलब होता है रुकना, चिन्ह मतलब होता है मार्क। तो कब, जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, कभी हम नहीं मतलब निगेटिव बात करते हैं कि क्या वो नहीं जाएगा, या कभी हम प्रश्न पूछते हैं, या एक जैसी बात बोलते हैं, दिन रात, भाई बहन। तो ऐसे में कोई ना कोई मार्क लगता है। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप, डैश, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उसी तरीके से जब हम हिंदी में लिखते हैं, बोलते समय तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तब भी हमारी भाषा में कहीं ना कहीं विराम दिखाई देता है, सुनाई देता है। दिखाई तो नहीं देता है, सुनाई देता है। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तुम कब आए। अब इसमें मैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाई हूँ, लेकिन मेरे बोलने के ढंग से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपसे प्रश्न किया है, तुम कब आए। अरे इतनी जल्दी बारिश हो गई, तो ये अरे इतनी जल्दी बारिश हो गई, ये एक आश्चर्य वाली बात है। तो यहाँ क्या होगा, एक्सक्लेमेशन या विस्मय सूचक। तो आज हम इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं विराम का अर्थ क्या होता है। रुकना, विश्राम करना या ठहरना होता है। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो जो भाव होते हैं सेंटेंस के, कोई वाक्य के, उसको विराम लेने के लिए या अपनी बात को जोर देने के लिए, विशेष मतलब आप फोर्सफुली कोई बात करने के लिए हम कोई विशेष चिन्ह निश्चित किए गए हैं। व्याकरण में हर चीज़ के लिए एक निश्चित प्रकार के चिन्ह का यूज़ किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। और यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग न करें तो हमें समझने में कठिनाई आ सकती है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग व्यवस्थित रूप से न करें, यदि हम ढंग से विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करें तो हमारे बोलने का जो भाव है, कहने का मतलब हमारी जो जिस तरीके से हम बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूँगी, रोको मत, जाने दो। अब यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है, रोको मत के बाद अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो रोको मत, जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ, उसको रोको मत, जाने दो, लेट हिम गो, डोंट स्टॉप। दूसरा है रोको मत, जाने दो। रोको के बाद हमने कॉमा लगाया और बाद में बोला हमने मत जाने दो। इसका मतलब क्या हमको लगा, रोको, उसको रोको, जाने मत दो, स्टॉप हिम एंड डोंट लेट हिम गो, और उसे जाने मत दो। तो ये देखिए, एक खाली कॉमा लगने से, अल्प विराम लगने से पूरे दोनों सेंटेंस में एक एक शब्द सही है। मतलब रोको मत, जाने दो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमने अल्प विराम का जो प्रयोग किया है उससे दोनों सेंटेंस के जो भाव हैं वो बदल गए हैं। रोको मत मतलब रोकना नहीं है उसे, जाने दो, वो जा रहा है तो जाने दो। दूसरे में हमने रोको के बाद अल्प विराम का यूज़ किया है, तो उसका मतलब होता है उसको रोको मत, जाने दो, उसे जाने मत दो। तो यही विराम चिन्ह होता है कि जहाँ हम जिस तरीके से चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्य का जो भाव है वो बदल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह। तो सबसे पहला होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो होता है विस्मयादि बोधक या प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेशन, जब आश्चर्य वाली कोई अचानक से कोई भाव प्रकट करते हैं हम, सुख का, दुख का, आश्चर्य का, तो उसको विस्मयादि या एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। और यह प्रश्नवाचक, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, उसके ये दोनों के अलावा जितने भी सेंटेंस रहते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम मतलब आप जानते ही हो, एक खड़ी डंडी होती है। जब हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं,
फुल स्टॉप लगाते हैं, मतलब बात हमारी खत्म, हमारा सेंटेंस खत्म। उसी प्रकार से हिंदी में जब हमारी बात खत्म हो जाती है, वाक्य समाप्त हो जाता है, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे हम अपने देश की गरिमा और संस्कृति का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ पर बाद में हमने, हमारी बात खत्म हो गई, हमने क्या यूज किया? पूर्ण विराम। दूसरा होता है अल्प विराम। पूर्ण मतलब होता है पूरा, विराम मतलब रुकना, पूरी तरीके से रुके, मतलब हमारी यहाँ बात पूरी खत्म हो चुकी है। जब हमारा सेंटेंस पूर्ण खत्म होता है, पूरा खत्म होता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं। अल्प विराम का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब रुकना। जहाँ हमको थोड़ा सा रुकना जरूरी है, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? अल्प विराम। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यह सुंदर इमारत जो तुम देख रहे हो ऐतिहासिक ताजमहल है। अब यह सुंदर इमारत के बाद हम देख रहे हैं, यहाँ पर अल्प विराम लगा है, जो तुम देख रहे हो। यहाँ भी हमने थोड़ी देर रुका, ये फिर बताया हमने ऐतिहासिक ताजमहल है, हिस्टोरिकल ताजमहल है। तो जहाँ पर हमको अपनी बात को थोड़ा सा विश्राम देना होता है, वहाँ हम क्या यूज करते हैं? अल्प विराम। तीसरा होता है अर्ध विराम। तो अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, अल्प विराम में कॉमा होता है और अर्ध विराम में जो होता है सेमी कॉलन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, ऊपर में एक डॉट रहता है और नीचे में कॉमा रहता है। तो अब इसका यूज कैसे होता है? जब दो वाक्यों के बीच में अल्प विराम लगाने से, अल्प विराम मतलब कॉमा लगाने से, अर्थ में भ्रांति की संभावना, भ्रांति मतलब डाउट हो जब, तब वहां पर क्या होता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो अल्प विराम जब हम लगाते हैं और वहां पर क्या होगा, हमको डाउट हो किसी चीज को, तो हम क्या यूज करते हैं? अर्ध विराम। जैसे वे नेताओं के भाषण सुनने में व्यस्त है, अब हमने यहाँ पर क्या लगाया? अर्ध विराम। भला जल्दी कैसे आ सकते हैं, आधे, पूरे आधे सेंटेंस में हमने क्या किए? अर्ध विराम लगाए हैं। तो अल्प विराम और अर्ध विराम में ये अंतर होता है। अल्प विराम जैसे है कि 2-3 बार यूज हो सकता है, और अर्ध विराम मतलब आधी भाषा में आधा जो सेंटेंस होता है वहां पर हम रुकते हैं। चौथा होता है प्रश्नसूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। ये तो बहुत आसान है। जब हमको कोई प्रश्न करना रहता है या प्रश्न वाली बात रहती है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। तुम कल मेले में क्यों नहीं आए? तो यहाँ प्रश्नवाचक, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है। पांचवा होता है विस्मय सूचक चिन्ह। विभिन्न भावों, जैसे आश्चर्य है, हर्ष, खुशी है, शोक, दुख है, इसको प्रकट करने के लिए, संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पुकारने का संकेत व्यक्त हो, वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन किसी को नाम लेके पुकारे हैं, अरे तुम कब आए, या फिर शिमांगी यहाँ आओ, हाय यह तोता मर गया, तब हम क्या यूज करेंगे? हाय यह तोता मर गया क्या है? शोक, दुख है। शिवांगी यहाँ आओ, हम किसी का नाम लेके उसको पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? विस्मयादि बोधक। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। जैसे आप देख रहे होगे डॉट 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 और कॉमा है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा भी हम कहते हैं। किसी कथन, जब कोई कुछ बोला रहता है, जैसे किसी का बोला हुआ सेंटेंस हूबहू हम उसी तरीके से रिपीट करते हैं, या कोई कोटेशन होता है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? उद्धरण चिन्ह, या जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ऐसा प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, निखिल बोला आप जयपुर मत जाओ। निखिल बोला, अब हम यहाँ थोड़ी देर रुके, तो हमने क्या यूज किया? यहाँ पर अल्प विराम यूज किया। आप जयपुर मत जाओ, अब निखिल की भाषा में ही हम बात कर रहे हैं। जैसे निखिल ऐसा बोलता है कि आप रायपुर मत जाओ, अब निखिल की भाषा में ही हम बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या यूज करिए? इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये कोटेशन है, तो कोटेशन भी रहता है, तब भी हम उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं। क्या तुमने रामचरितमानस नामक पुस्तक पढ़ी? तो रामचरित क्या है? मानस, रामायण है, इसलिए इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह यूज किया। 7वां नंबर है योजक चिन्ह या डैश। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने, जो जोड़ी वाले शब्द होते हैं, को दोहराने में या तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे कि पाप पुण्य, तुलना हो रही है। माता पिता, एक जैसे शब्द दोहराया जा रहा है। धीरे धीरे, ये दोहराया जा रहा है। एकलव्य सा, मतलब तुलना की जा रही है। तब हम क्या यूज करते हैं? योजक चिन्ह, या जिसको हम हिंदी में योजक चिन्ह और इंग्लिश में डैश बोलते हैं। 8वां है निर्देशक चिन्ह। डैश, देखिए जैसे
ये योजक चिन्ह छोटा रहता है, जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, सुख दुख। निर्देशक चिन्ह में हमने बड़ा डैश लिया। इसका प्रयोग कथन, उदाहरण अथवा व्याख्या के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग लिखते हो ना अर्थ, और अर्थ के बाद ऐसा डैश मारते हैं। उदाहरण या फिर जैसे कि आप संदर्भ, व्याख्या, अर्थ ये लिखते हैं। उत्तर तो आप निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे महात्मा जी ने कहा डैश, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दुकानदार ने सूची पढ़ी, अब सूची के आगे आप निर्देशक चिन्ह। उसके बाद 9वां है विवरण चिन्ह। इसका आप लोग बहुत यूज़ करते हो, जैसे हम कभी क्वेश्चन भी देते हैं तो इस तरह का करते हैं। किसी विषय अथवा बात को उदाहरण या विवरण द्वारा समझाने के लिए विवरण मतलब उसका डिटेल में बताना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? विवरण चिन्ह। तो जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अब हम उसको समझा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? विवरण चिन्ह। तो ये आपका विराम चिन्ह यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अब इसमें जो कुछ एक्सरसाइज दी हुई है उसको हम करते हैं, साथ साथ में करते चलते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको इसका PDF भी बना के भेज देंगे। तो पहला है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में कौन सा प्रश्न चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न पूछता है तो प्रश्न चिन्ह ही होगा। दूसरा है, लेखन में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। द्वंद्व समास वाले, जैसे दोनों के शब्द युग्म एक जैसे जो जोड़ी वाले शब्द होते हैं उसमें कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है? योजक चिन्ह। आश्चर्य, हो, हर्ष, शोक को प्रकट करने के लिए किसको यूज करते हैं? विस्मय बोधक को। अब इसके बाद खाली स्थान आपको भरना है। जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों दोहराने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम उदाहरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग युग्म अथवा शब्दों को दोहराने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह को विस्मय सूचक कहते हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या बोलते हैं इसको? विस्मय सूचक। जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। अब एक कुछ आपको विराम चिन्ह लगाना है। क्या उसके पास घड़ी है? हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ प्रश्नवाचक लग जाएगा। उसके माता पिता एक जैसे हैं तो यहाँ डैश योजक चिन्ह। भाई बहन योजक चिन्ह। माता पिता के बाद कॉमा भी लगेगा, भाई बहन के बाद भी कॉमा लगेगा, दादा दादी के में योजक चिन्ह लगेगा, और आखिरी में पूर्ण विराम लगेगा। अरे निक्की देखो वहाँ कौन है, तो अरे के बाद क्या है? विस्मय, आश्चर्य है, और आखिरी में प्रश्न भी पूछा जा रहा है तो आखिरी में क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक। मैंने पूछा तुम पार्टी में क्यों नहीं है? मैंने पूछा, अब यहाँ पर क्या होगा? अर्धविराम, और फिर प्रश्न पूछना तो प्रश्नवाचक होगा। सभी त्यौहार होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व मिलजुल कर मनाइए। तो यहाँ जितने भी त्यौहार हैं उसमें कॉमा लगेगा या अल्प विराम लगेगा और आखिरी में पूर्ण विराम। साहब आप कैसे, अभी क्या होगा? यहाँ अर्धविराम लगेगा। रामदीन ने आश्चर्य से पूछा, कॉमा, तुम्हारे पास ही आया हूँ, बिठाओगे नहीं? मैंने कहा। अब यहाँ पूर्ण विराम। कपास से खादी बनती है, खादी से वस्त्र बनते हैं, तो कपास से खादी बनती है क्या होगा? अर्धविराम, और लास्ट में पूर्ण विराम होगा। अब उसके बाद आपको कुछ वाक्यों का प्रयोग करना है। प्रश्न सूचक वाक्य, अल्प विराम, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, उदाहरण, निर्देशक, ये आप करोगे। और क्वेश्चन आंसर हमको नहीं करना है, ये जितने ऑब्जेक्टिव हैं इसी को हम करेंगे। और अच्छे से आप 1-2 बार इसको और वीडियो को सुनेंगे और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।